ठीक है, देखो इसके अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी देखने वाले हैं जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ना उसके अंदर सब कुछ पहली बात तो रेलेवेंट है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है जो इररेलेवेंट है और कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब कुछ छोड़ा गया है। ठीक है ना, छोड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है, वेल रिसर्च चीज़ है जो आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और हर चीज़ का आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आपको अगर नोट्स देखने हैं तो आप इस चीज़ को जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसमें से आप इसके पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट अच्छा है और आपके यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। ठीक है, उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को कि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आते रहें। चलो, तो हम पहले ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है। देखो पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो 11th में ना आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ते नहीं हो। 11th में जो मेजर पोर्शन होता है वो अपना होता है आइसोमेरिज्म का। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म का होता है, एक होता है हमारे पास में जीओसी और एक होती है अपने पास में हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स। ऑल्दो आप नॉमेनक्लेचर भी पढ़ते हो बट आपको पता है कि यार नॉमेनक्लेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटिवली क्या होते हैं, कम आते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो अगर आपके ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आते हैं तो अच्छी चीज़ है। 11th का मतलब आपका ऑर्गेनिक वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये अच्छा नहीं है ना तो ये बात ध्यान रखना, आपको जब तक 12th में आओगे जहाँ पे आपकी सेकेंड पार्ट की एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी पार्ट 2, वो पूरी ऑर्गेनिक है पहली बात तो। ठीक है, और जितना भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन है या जो आप रिएक्शंस पढ़ते हो जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें आप 12th में पढ़ते हो। तो अगर आपको ये नहीं आता ना तो मतलब आपको बेसिक्स नहीं आते। अगर आपको अगर ये वाला पोर्शन आपको क्लियर नहीं है, आपको बेसिक्स नहीं आते, तो आप कभी भी यहाँ पे अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो यही चीज़ों को, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको थोड़ा ऊपर वाले लेवल तक लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे इसके बारे में, क्या नाम है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है, तुम्हारे पास में ना जैसे सपोज़ कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल था ए बी और उसको तुमने ना सी के साथ में रिएक्शन करवाई, तो होगा क्या, तुम्हारे पास ए सी बनेगा प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो होगा क्या है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे लिए रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये तुम्हारे पास में क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्चुअली होता क्या है, कई बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ होगी बताओ, बॉन्ड ब्रेकिंग डेफिनेटली हमारे रिएक्टेंट्स की साइड पे होगी। यहाँ पर क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अभी जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ना वो कई टाइप से हो सकती है। ठीक है, और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब तुम रिएक्टेंट लेते हो ना तो एक बात ध्यान रखना कि रिएक्टेंट से बनता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं। अभी जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं वो देख लो। वो हो सकते हैं तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकता है आपने ये वर्ड्स ना सुने हो, अगर नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आएंगे थोड़ी देर में। और ये हो सकते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना, फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर कुछ होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो खैर हम लोग वो तो स्पेसिफिक रिएक्शन के हिसाब से चेंज होते जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले तो समझना पड़ेगा बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में कि बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरीके से होती है। क्योंकि एक तरीके की बॉन्ड ब्रेकिंग ना इन तीनों में से कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट को सिंथेसाइज करेगी या उसको बनाएगी। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग के सारे प्रोसेसेस जो हैं उनको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो है क्या। बॉन्ड फिजन, अगर हम टेक्निकली लिखना चाहें तो हम इसको बॉन्ड फिजन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ bonds between atoms in a molecule। ठीक है, ये एक्चुअली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। पहला अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक फिजन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, होमोलिटिक फिजन के बारे में बात करते हैं। देखो सपोज मेरे पास में ए और बी
ये एक मॉलिक्यूल था जिसमें ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के अंदर ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हो क्या सकता है कि अगर हम देखें, अगर हम बॉन्डिंग के सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो होता क्या है कि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए लेके आया होगा, इनिशियली क्या हुआ होगा सुनो, जैसे ए का एक रेडिकल होगा और बी का एक रेडिकल होगा, ये रेडिकल छोड़ो तुम ऐसे बोलो ए और बी होंगे, ए और बी क्या है बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो इनिशियली ये कैसी सिचुएशन होती है, अनस्टेबल होती है। ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ए और बी बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और एंड रिजल्ट क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हो क्या सकता है कि भाई ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे जो हमने शेयर कर दिए, क्या हो कि बी अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ए अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो अगर ए और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये जो स्पीशीज़ बन रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल के बारे में मैं कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। ये कैसे होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, पहली बात तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड क्यों होते हैं, देखो शॉर्ट लिव्ड या तुम ऐसा बोल सकते हो कि इनका जो टी हाफ है वो बहुत कम होता है, टी हाफ इज़ लेस। टी हाफ का क्या मतलब है कि भाई जब उसकी 50% जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जैसे मान लो तुमने इनिशियली 100 मॉलिक्यूल लिए तो कितने टाइम बाद में वो 50 हो गए, क्योंकि 50 रिएक्ट कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। खैर वो अभी हमारे डिस्कशन के उसमें नहीं है, रेंज में नहीं है, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना था कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास में चले जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना। अगर मैं इसके बारे में डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, bond breaking, the atoms, the electrons, sorry, the electrons in a bond are equally distributed, are equally distributed to the two atoms, to the two atoms, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कैन अकर इन एनी टाइप ऑफ मीडियम, इन एनी टाइप ऑफ मीडियम। एनी टाइप ऑफ मीडियम में क्या मतलब है, देखो तुम्हारे पास ना यूजुअली जो मीडियम होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं, वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर तुम पोलर या नॉन पोलर किसी भी तरीके का सॉल्वेंट यूज़ करो, ठीक है, तो तुम्हारा जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब हम फ्री रेडिकल के बारे में कुछ एक चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है ना, फ्री रेडिकल के बारे में कुछ एक चीज़ें लिख लेते हैं। देखो जो फ्री रेडिकल हैं, फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। पहली चीज़ तो वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो सब फर्दर आगे किसी लेक्चर में देखेंगे। हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख के समझ सकते हो, ठीक है, जहाँ पर मैंने फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकली ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तीसरे ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अभी क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये हमें आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग फ्री रेडिकल्स पे मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा तो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान रखना। तो मैं कई बुक्स में ना लिखा हुआ मिल सकता है ऐसा कि होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज इज denoted by fish hook arrow, fish hook arrow। अब ये fish hook arrow का क्या मतलब हुआ,
देखो जैसे मान लो कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, अगर मैं होमोलिटिक क्लीवेज दिखाना चाहता हूँ ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये फिश हुक एरो होता है, हाफ एरो कहते हैं जिसको। एक तो होता है फुल एरो जो ऐसा बनता है, और हाफ एरो कैसा होता है, ऐसा। जब तुम हाफ एरो दिखा रहे हो या ये फिश हुक एरो दिखा रहे हो, तो इसका मतलब तुम किसको डिनोट कर रहे हो, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को दिखा रहे हो, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। ये हो गया तुम्हारा क्या, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में कहानी, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हम आ जाते हैं हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं, हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हीट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ऐसा लिख लेते हैं, बॉन्ड फिजन। तो जो हीट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है ना, वो एक्चुअली किस तरीके से होता है वो देखते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास ए और बी हैं, इस बार क्या है, ए और बी के बीच में ना सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सपोज अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से, तो बताओ बी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, और ए के ऊपर कैसा होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इनिशियली हम लोग देखें तो क्या हुआ होगा कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों अनस्टेबल रहे होंगे, ये भी अनस्टेबल कंडीशन है, ठीक है, ये भी अनस्टेबल है बेचारा, ठीक है। दोनों ने स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, और ए और बी बॉन्ड बना लिया, ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। तो जब एक बार बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड बनने के बाद बी जो था वो कैसा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इलेक्ट्रोनेगेटिव था और ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। तो जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाले जो बॉन्डेड हैं अभी, वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में। ध्यान देना यहाँ पे मैंने फुल एरो बनाया है, हाफ एरो नहीं बनाया है, या फिश हुक एरो नहीं बनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास में बनेगा क्या, देखो ए के ऊपर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस बी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम इससे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आयंस का जनरेशन हो रहा है। किसका जनरेशन हो रहा है, आयंस का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इसके बारे में कुछ एक स्टोरी लिख लेते हैं। वो ये है कि होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन occurs when there is a difference in electronegativities, in electronegativities of the bonded atoms, ठीक है। तो जब भी बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो वहाँ पर क्या होता है, हीट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। सॉरी मैंने होमोलिटिक लिख दिया है, इसको हम हीट्रोलिटिक कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, हीट्रोलिटिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि इट अकर्स इन पोलर मीडियम, ठीक है। पोलर मीडियम कौन सा होता है, पहली बात तो ये देखो, जैसे मान लो एग्जांपल ले लें वाटर का, ठीक है ना। तो वाटर में क्या होता है, ये डेल्टा नेगेटिव एंड होता है उसका, और ये डेल्टा पॉजिटिव एंड होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वाटर एक्चुअली नेचर में कैसा है, पोलर है। तो अगर तुम एक टर्म सुना हो तुमने, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाटर के लिए 81 होती है, और ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या डिनोट करता है, किसी भी सॉल्वेंट की एबिलिटी एक बॉन्डेड, ये जैसे मान लो ए और बी बॉन्डेड है, तो अगर किसी ऐसे सॉल्वेंट में मैं उसको डालूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो फटाफट से ए प्लस और बी माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है या कैपेबिलिटी को डिनोट करता है। और कौन सी कैपेबिलिटी, किसी भी बॉन्डेड स्ट्रक्चर को कैटायंस या एनायंस के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है ना। कितनी ईजिली कोई चीज़ डिजॉल्व हो सकती है और अपने आयंस के अंदर टूट सकती है, वो चीज़ कौन दिखाता है, उस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसे मान लो तुम NaCl को पानी में मिलाओ, तो NaCl को पानी में मिलाने पर वो फटाफट Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो ये दिखाता है कि वो कितने ईजिली या कितना जल्दी NaCl को Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे
कि जो हमारा जो हीटोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है वो यूजुअली कहाँ पर किया जाता है, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर किया जाता है, ठीक है ना, पोलर मीडियम के अंदर किया जाता है, ठीक। तो ये हमने देख लिया। अब पहली चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है ए के साथ में और कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है बी के साथ में, ठीक है, सपोज। तो होगा क्या उस सिचुएशन के अंदर, सपोज कि ऐसी कंडीशन जनरेट हुई जहाँ पर ए के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा है सी से। तो उस केस में क्या होगा, जब तुम हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आ ही चुका है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, जो बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, ए की तरफ जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, सी प्लस और ए माइनस, ठीक है। तो जो सी प्लस होता है ना, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। और जब मान लो अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारा बी जो है ना वो हो जाए डेल्टा पॉजिटिव और ये कार्बन जो है वो हो जाए डेल्टा नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कार्बन के पास आएंगे, तो कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और बी पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बेनायन, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, जब तुम्हारे पास में अभी हम आगे बढ़ेंगे जीओसी के अंदर, तो मैं फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, इनके ऊपर बार बार वापस आऊँगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग इनको क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखेंगे, हमें देखने की कोशिश करेंगे कि कौन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कौन नहीं है, मतलब जो डिटेल डिस्कशन है वो आगे ही होगा। आज हमने केवल होमोलिटिक और हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में समझा है, और ये जो आपने जितना भी देखा उस सब की आपको PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगता है और आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा और काम मैं करता रहूँ आगे, तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। और अपने लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो आप इस चीज़ को, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा चैनल के लिए, ठीक है। थैंक यू।